ऑल राइट बेटा। सो आपके PS9 में जो भी डाउट है, प्रैक्टिस शीट 9 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो पहले मैंने लिस्ट आउट कर लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। जैसे 1 है, आपने 3 पूछा है, 9 पूछा है, 10 पूछा है। तो एक एक करके पहले डिस्कशन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम आयन is 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन व्हाट इज द सिक्स्थ आईपी। आईपी का मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल। बेटा एक चीज ध्यान रखना, केमिस्ट्री के अंदर ना आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ये दोनों एक ही चीज को बोलते हैं। ऑल्दो ये थोड़ा सा गलत है पोटेंशियल यूज करना, बट यूज करते हैं इसमें, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ये सेम ही चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है कि इफ द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम इज दिस मच, देन व्हाट विल बी सिक्स्थ आईपी ऑफ कार्बन। तो लिथियम टू प्लस का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा। तो पहले चेक करो क्या ये हाइड्रोजन लाइक है, बिल्कुल है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला या आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, तो याद करो, मतलब 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर। यानी कितनी एनर्जी चाहिए कि जिससे उसको 1 से, जहां पे भी वो प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, वहां से उसको इन्फिनाइट में हम पहुंचा दे। सो बेसिकली हम ई इंफिनिटी माइनस ई, क्योंकि यहाँ पे 1 के अंदर प्रेजेंट है तो इसलिए हम E1 लिखते हैं। तो फाइनली हम जो कैलकुलेट करते हैं, और आपको मालूम है कि एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जहाँ पे के की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 13.6। अच्छा, इस क्वेश्चन में इन्होंने लिथियम का दे रखा है, मतलब ये चाहते हैं कि आप ये याद ना करके बल्कि इसको निकालो। सो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम का फॉर्मूला क्या होगा, 0 माइनस, और मैं यही रख देना चाहता हूँ, माइनस के इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। और ये वैल्यू कितनी आ गई, के जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये आयनाइजेशन पोटेंशियल का जनरल एक्सप्रेशन आ गया। अब मैं किसके लिए लगाऊंगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर लिथियम 2+, क्या आएगा आंसर, तो के टाइम सर इंटू जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा लिथियम के लिए, 3 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट में प्रेजेंट है वो। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल दिया कितना है, वो वैल्यू देख लेते हैं। 122.4 दिया हुआ है, विल कीप दैट एज इट इज। 122.4 इज इक्वल टू के टाइम्स इंटू 9। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, सेकंड क्या पूछ रहा है कि कार्बन का सिक्स्थ आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछ रहा है, राइट। अब 6 का मतलब क्या है बेटा, कार्बन से कार्बन प्लस बनाओगे तो ये जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, IE1। ऐसे ही कार्बन प्लस से कार्बन 2+ बनाओगे बेटा ना, तो इसको बोलते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, IE2। कार्बन 2+ से कार्बन 3+ बनाओगे तो ये जो एनर्जी निकलेगी उसको बोलते हैं I3। ऐसे ही बेटा सिक्स आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हो, यानी C+5 से C+6 प्लस एन इलेक्ट्रॉन, ये होता है IE6 या सिक्स्थ आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आप चेक करो क्या ये हाइड्रोजन लाइक है, बिल्कुल है, बिकॉज इट हैव 1 इलेक्ट्रॉन। अब अगर ये हाइड्रोजन लाइक है ना, तो हम लगा सकते हैं एक्सप्रेशन वापस से वही, आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू वही सेम जो ऊपर हमने रखा था, के इंटू जेड स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर। अब भाई यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी हमें निकालनी है, नहीं मालूम कार्बन की, ठीक। सिक्स आईपी, IE6 निकालना है, और के इंटू जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी भाई कार्बन के लिए, 6 का स्क्वायर अपॉन नीचे 1 का स्क्वायर। ये वैल्यू आ गया, ये 2 है। अब ऊपर से के का वैल्यू आप निकाल लो ना, के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 122.4/9, और वो उठा करके यहाँ डाल दो। 122.4 होल डिवाइडेड बाई 9 के है इंटू 6 का स्क्वायर। अब बेटा इसको कटा लो यार, 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36। ये 4 टाइम्स में पूरा चला जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आंसर आएगा वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। अब इसके बाद एक बच्चे ने ये पूछा है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ बोहर्स फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ ब्रेन। ये तो मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है। आप बताओ रेडियस का एक्सप्रेशन क्या होता है, RN इज इक्वल टू 0.53 या 529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम।
कौन से चीज का रेडियस पूछ रहा है? बोरॉन के। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। उसको उठा के यहाँ रखेंगे। अच्छा, बोरॉन +4 का कौन सा ऑर्बिट बोल रहा है बेटा? फिफ्थ ऑर्बिट बोल रहा है। फिफ्थ ऑर्बिट का मतलब एन की वैल्यू कितनी हो गई? 5। तो इसमें करना ही क्या था यार, सीधा सीधा फॉर्मूले पे वैल्यू रखना था। 5 का स्क्वायर अपॉन जेड की वैल्यू कितनी है? 5 एंगस्ट्रॉम आ गया। 5 से घटा दो तो 0.53 इंटू 5 टाइम्स ऑफ एंगस्ट्रॉम ये आएगा। अब आंसर देख लो, 10⁻⁻10 में मीटर में लिखा है कि एंगस्ट्रॉम में लिखा है कि नैनोमीटर, उसके हिसाब से यूनिट अपना कन्वर्ट कर लेना, सर है ना। एक बार सेकंड में कंफर्म कर दो कि रेड वर्क वाला ही फॉर्मूला लगाना है। कौन सा देख लेता हूँ। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट रिक्वायर्ड टू रेज एन इलेक्ट्रॉन इन O-7 फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 to। इसमें जरूरी नहीं है कि आप वो यूज करो। आपको ये बोल रहा है कि n=1 से n=2 में इलेक्ट्रॉन को लेके जाना है। तो क्या आप E1 E2 निकाल नहीं सकते हो ऑक्सीजन के लिए? ऑक्सीजन यस। +7। तो बस तो वो डेल्टा ई निकाल लो, यानी डेल्टा ई मतलब E2 माइनस E1 ये निकल जाए। तो इसी को आप 1242/लैम्डा से इक्वेट कर दो ना, यहाँ से सीधा आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, रिडबर्ग से भी यूज कर सकते हो। 1/λ=RZ² 1/n1² माइनस 1/n2, वो भी यूज कर सकते हो। बट क्यों करना, मतलब वहां पे आप देख रहे हो 1/λ पूछा है, अगर वेव नंबर पूछे तो ये लगा दो, क्योंकि 1/λ क्या होता है बेटा? वेव नंबर। वेव। लेकिन अगर वेवलेंथ पूछता है तो इट इज मोर कन्वीनियंट टू कैलकुलेट फ्रॉम हियर, क्योंकि यहाँ पे यूनिट का पंगा पड़ेगा। आर सेंटीमीटर इनवर्स में आप रखोगे, फिर उसके बाद 1 अपॉन करोगे, बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्या बोल रहा है कि आयनाइजेशन फॉर आयनाइजिंग एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम, बहुत इंटरेस्टिंग। क्या बोल रहा है कि कोई हाइड्रोजन एटम कोई हाइड्रोजन एटम कहीं एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है, राइट। अब नाइन्थ क्वेश्चन को पढ़ो एक बार अच्छे से। फॉर आयोनाइजिंग एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम द एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी। एक बार बताओ बेटा, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट सेल की एनर्जी कितनी होती है? जल्दी बोलो सब। 3.2 -13। minus सेकेंड सेल की एनर्जी कितनी होती है बेटा? -3.4 अब बोल रहा है, अच्छा नेक्स्ट सेल की कितनी होती है? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइटेड है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ प्रेजेंट है, या फिर यहाँ प्रेजेंट है, या और ऊपर प्रेजेंट है। अब बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है बेटा, तो ये इन आयोनाइज करना है, मतलब इन्फानाइट पे पहुंचाना है। इन्फानाइट की एनर्जी कितनी होती है? 0 जो तो बताना यार, अगर ये सेकंड में भी प्रेजेंट रहा, यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो कितनी एनर्जी लग जाएगी? 0 माइनस दिस वैल्यू, यानी 3.4। तो कभी भी जो एनर्जी लगेगी आयोनाइज करने के लिए, 3.4 लगेगी, या ऊपर वाले में और कम लगेगी, इसके ऊपर वाले में और कम, गैप तो घटता ही जाएगा ना। तो उस हिसाब से आंसर क्या होगा कि भाई 3.4 या फिर लेस। आगे बात समझ में, कि 3.4 या उससे कम ही दोगे तो पहुंच जाएगा आराम से। इज दैट क्लियर? yes sir ना, चलो। Now, if electron jumps from 7 electron volt energy to a 5 electron volt energy level। अब देखो, इसने ये नहीं बताया कहाँ का है, किसका है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये बस बोला है कि ये किसी भी एटम के अंदर है, एंड कहाँ से कहाँ आ रहा है, इसने ये नहीं बोला है कि कौन सा चीज है। बोल रहा है कि भाई एक जगह 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, वहां से वो जंप करके कहाँ आ रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले लेवल में, आई एम राइट, करेक्ट, यही बोला ना, 7 से 5 में। तो बताओ, अगर हायर से लोअर में जंप करेगा तो नेचुरली एनर्जी रिलीज करेगा कितना? एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी रिलीज करेगा। बोलो भाई। yes sir हाँ, अभी उसकी प्रैक्टिकलिटी पे मत जाओ, अभी ये yes मत सोचो ये कौन सा सेल होगा, किसका होगा, ये कोई टेंशन ही नहीं है। तो बड़ा प्लेन सा क्वेश्चन है कि अगर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे एनर्जी है, वहां से ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आया, तो कितना रिलीज करेगा? तो आप बोलोगे कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन रिलीज करेगा।
रिलीज क्या करता है? फोटोन ही तो ना। तो आंसर क्या होगा? एमिट्स 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन। ये करेक्ट है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, काइनेटिक, पोटेंशियल सब बकवास है। सीधा सीधा अगर वो हायर से लोअर में आता है तो फोटोन रिलीज करता है, नीचे नीचे से ऊपर जाना होता है तो भी फोटोन एब्जॉर्ब करता है, उतनी एनर्जी वहां से लेता है। इज दैट क्लियर? बोलो भाई, हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलो, तो ये आसान है, बस आप अपने दिमाग में उसको बहुत बड़ा मत क्रिएट करो। फिर देखो 12th में क्या है, बोल रहा है कि सपोज द एनर्जी इन आर्बिट्री यूनिट्स। मतलब भाई हमने यूनिट्स क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और क्या पढ़ा है? किलो जूल पर मोल। यही सब पढ़ा है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ा है, किलो जूल पर मोल पढ़ा है, यही सब पढ़ा है ना बेटा? बोलिए। Yes, sir. बोलिए बच्चों, Yes, क्लियर sir. है? Yes, sir. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी आर्बिट्री यूनिट में बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं बोल रहा है कि भाई आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो, आप जूल में निकालो, आप किलो जूल पर मोल में निकालो, कोई रैंडम यूनिट है। तो अच्छा, कोई रैंडम यूनिट है तो क्या बदलता है भाई? एनर्जी इज इक्वल टू ये जो कांस्टेंट है, यानी -13.6 जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करते हैं तो ये आता है भाई। यही जब जूल में करना होता है तो -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z²/n² आता है ये जूल में। तो ये वैल्यू बदल जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, En को मैं -k × Z²/n² कर लेता हूँ किसी आर्बिट्री यूनिट में, जहां पे k की वैल्यू उस यूनिट में जो भी आ रही होगी होगी। बट इतना तो कंफर्म है ना कि Z² होगा n² का प्रोपोर्शनैलिटी होगा। और इसने कहानी में क्या दे रखा है कि जो फर्स्ट एनर्जी है, के शेल की एनर्जी, यानी n = 1 की एनर्जी, वो इतना है। तो अब आप लगा दो फॉर्मूला, वहां से के निकल जाएगा, E1 लगाते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन एटम है तो Z की वैल्यू 1, E1 लिखते हैं। E1 कितना है बेटा? -864 आर्बिट्री यूनिट AU इज इक्वल टू -k × Z²। Z का वैल्यू 1 का स्क्वायर अपॉन n का वैल्यू 1 का स्क्वायर। तो यानी k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 864। अब आपका एक फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? कि एनर्जी इज इक्वल टू -864 Z²/n² इन आर्बिट्री यूनिट। बन गया। तो पहले के निकाल लिया मैंने। कैसे के निकाला? वही E1 का एनर्जी इन्होंने दिया है, अब मैंने उसको रख दिया हाइड्रोजन के लिए, ये आया, यहाँ से के निकल गया। अब इसके बाद जो पूछ रहे हैं वो बता देंगे। द एक्साइटेशन एनर्जी नीडेड टू रेज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम m टू इनफाइनाइट। m से इनफाइनाइट m की एनर्जी कितनी होगी? तो n की वैल्यू 3 डाल दो इसमें, निकल जाएगा भाई। Yes, sir. 96. E3 की वैल्यू 864 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। अब 9 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है भाई? 96. 96. -96। अब इसको कहां से कहां ले जाना था? E3 से, यानी m जिसको हम थर्ड बोल रहे हैं, यहां से कहां ले जाना है इलेक्ट्रॉन को? Infinity. Infinity. 0। तो भाई E∞ - E3 विल बी द राइट आंसर। E∞ कितना है? 0 E3 कितना है? माइनस हमने निकाला है 96। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? 96। आर्बिट्री Yes, sir. यूनिट 96। आ रहा है बात समझ में? हाँ, क्लियर हो रहा है कैसे करना है? ओके, Yes, sir. now moving to the next question. When the electron passes from energy state nearest to nucleus to third energy level, बोल रहा है कहां से? नियरेस्ट टू न्यूक्लियस। नियरेस्ट टू न्यूक्लियस कौन होता है भाई? कौन सा लेवल होता है नियरेस्ट टू न्यूक्लियस? K. n 1. = 1। तो बोल रहा है यहां से पास कहां जा रहा है वो? टू थर्ड एनर्जी लेवल।
यहां से ये सेकंड भी नहीं बल्कि कहाँ जा रहा है, थर्ड में। बताओ बेटा, इस जगह से इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचाना हो तो क्या करना पड़ेगा? भाई एक फोटोन इसको टकरा दो और ये फोटोन लेके ऊपर चला जाए। और एक फोटोन को क्या बोलते हैं हम, प्लैंक क्वांटम थियरी के हिसाब से वन सिंगल फोटोन को क्या बोलते हैं हम, क्वांटम। Quantum. तो क्या आंसर होगा यार इसका? ना, इट विल एब्जॉर्ब वन क्वांटम ऑफ एनर्जी। सर आंसर इसमें 2 क्वांटम दिया हुआ है। हाँ, फिर से चेक करो। सर बनी है। सरवानी भाई दिया हुआ है। कहाँ से भाई, तुमको नींद आ रहा था क्या सॉल्व करते समय? आंसर नो तो सर। दोबारा वेरीफाई किया करो कम से कम। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर इसमें जैसे ये फर्स्ट फर्स्ट शेल से हमारा थर्ड एनर्जी लेवल में जा रहा है, तो मतलब ये डायरेक्टली फर्स्ट से थर्ड में जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड? बेटा एक बात समझो, इसने बोला सीधा सीधा है क्या कि यहां से कहाँ जा रहा है, उसने ये बोला है कि थर्ड में चला गया। क्वेश्चन में ये तो नहीं लिखा है ना कि पहले यहां जा रहा है फिर यहां जा रहा है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि नियरेस्ट से कहाँ पहुंच रहा है, सीधा थर्ड में पहुंच रहा है। तो जब वहां से वहां जा रहा है तो एक फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। अब अगर जंप कराते कराते जाओगे, पहले यहाँ, पहली बात मैंने बताया था कि अगर ये फोटोन एक्सेप्ट करके इस जगह पे आता है ना, तो किसी भी हायर सेल में बहुत कम टाइम के लिए रुकता है, -10⁻⁻⁸ अब अगर इस इतने कम टाइम में अगर आप दूसरा फोटोन आके, बहुत कम चांस होता है टकराने का, लेकिन अगर टकरा गया तो ऊपर चला जाएगा फिर से। तो अगर वो डायरेक्ट नहीं जा रहा है, रुक रुक के जा रहा है, तो आपका एक बार आंसर फिर भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में जब क्लियरली लिखा है, और ये बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है, तो अगर ये लिखा है कि सीधा यहां से यहां जंप कर रहा है, तो एक फोटोन को लेकर के सीधा सीधा पहुंच रहा है, तो वन क्वांटम हम बोलेंगे बस इसमें ओके सर। ना। इसलिए जंप आप जब भी ऊपर जाने का स्टेज हो, उसको आप सिंगल स्टेट में ही कराने की कोशिश करो। आते वक्त आप करा सकते हो मल्टीपल चीजों में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आते वक्त भी ये बोल दे कि भाई थर्ड से वन में जा रहा है, सीधा उसने लिख दिया, ये नहीं बोल रहा है पॉसिबल चीजों को देखो। अगर वो बोल दे 3 से 1 आ रहा है, तब तो सीधा सीधा बोलेंगे भाई एक बार यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन किया तो एक फोटोन निकाल देगा एनर्जी गैप के बराबर। तो ट्रांजिशन स्टेट में अगर एकदम क्लियर हो कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं लेना है। अगर नीचे आ रहा है तो एमिट करेगा, ऊपर जा रहा है तो एब्सॉर्ब करेगा। सर अगर गिवन होता है कि 2 बार उसने जंप करा है तो तो फिर 2 फोटोन होता है। 2 फोटॉन का आता। हाँ, ओके चलो 28 देखते हैं। फॉर हाइड्रोजन एटम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वेरिएंट सबशेल इज गिवन बाय। देखो इसने बोला है कि 3s 3p 3d। अब ये क्या है, अभी इससे डरने की जरूरत नहीं है ना, ये सबशेल्स हैं जो आगे आप क्वांटम में पढ़ोगे। फिलहाल इस क्वेश्चन से आपको ये सीखना था कि आपको तो एनर्जी का फॉर्मूला यही मालूम है, -13.6 Z²/1 n का स्क्वायर। अब भाई अगर इलेक्ट्रॉन 3s हो या 3p हो या 3d हो, बेटा इसमें ये जो पहला चीज लिखा है वो n की वैल्यू है, यानी n की वैल्यू 3 है। तो जब n की वैल्यू 3 है तो यहाँ रख लोगे तो E3 तुम्हें मिल जाएगा। अब E3 चाहे इस जगह से हो या यहाँ से हो, यहाँ से हो, सभी जगहों से एक ही एनर्जी लगेगी अगर इन्फाइनाइट में पहुंचाना है तो। क्योंकि एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम ओनली डिपेंड्स ऑन n वैल्यू। n वैल्यू मतलब सेल की वैल्यू, और वो सेल की वैल्यू यहाँ पे 3 3 3 तीनों में सेम है। तो इस वजह से इनमें कोई गैप नहीं है। तो बेटा चाहे आप S से ऊपर पहुंचाओ, चाहे P से निकालो, चाहे D से निकालो, आंसर विल बी इंडिपेंडेंट। सबका आंसर सेम ही रहेगा 3 से वहां ले जाने का। ठीक है, तो तीनों का एनर्जी इक्वल होगा, E1 E2 E3 तीनों इक्वल होगा। कारण क्या है कि वो SP D पे डिपेंड नहीं करता है, वो किस पे डिपेंड करता है, कौन से सेल में। तभी तो, क्योंकि आयनेशन एनर्जी का फॉर्मूला तो सीधा सीधा है ना, 13.6 इंटू Z²/n²। जहां पे अगर ग्राउंड स्टेट है तो n की वैल्यू 1 आ जाती है, यहाँ पे थर्ड सेल था तो इसलिए यहाँ पे 3 आ जाएगी। तो वैल्यू तीनों की सेम ही होगी। ठीक है, तो एसपीडी अभी टेंशन मत लेना, एसपीडी तुम्हें बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल ये समझो कि ये थर्ड 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 ही सेल का था। सर ये थर्ड सेल्स के अलग अलग पार्ट। हाँ बेटा हाँ, अभी अभी लेकिन इस पर बिल्कुल डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा, ये आगे आएगा।
और बताओ 24 में देख लेते हैं एक बारी। नॉर्मली द टाइम टेकन इन ट्रांजिशन, इसको याद करना ही है ना। जब भी आपका जंप होता है ना, तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जब हायर ऑर्बिट में जाता भी है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप ध्यान में रख लो इसको, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁸ सेकंड के लिए ही वो वहां रुकता है, राइट? अप्रोक्स 10⁻⁸ सेकंड। नेक्स्ट 29, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज इतना दिया हुआ है। द पॉसिबल एनर्जी वैल्यू ऑफ एक्साइटेड स्टेट ऑफ दिस विल बी। कितना आसान सा है यार, क्यों पूछते हो ये सब क्वेश्चन। बोल रहा है कि फर्स्ट स्टेट में एनर्जी -13.6 है। अब पूछ रहा है एक्साइटेड स्टेट में क्या पॉसिबिलिटी होगी, तो नहीं बोल दोगे भाई अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है तो -3.4, सेकंड में है तो -1.51, थर्ड में है तो -0.85, फोर्थ में है तो -0.54। ऐसा ही है ना भाई? क्या आंसर है, चेक करके देखो इसमें। हाँ, -3.4। तो बस यही तो एक मैच कर रहा है, बाकी तो और कोई मैच भी नहीं कर रहा है, ये सब तो मतलब ही नहीं है। ये तो लिख लिख करके भी हो जाने वाला था, पता नहीं क्यों पूछ लिया तुम लोगों ने। ट्राई करते हो तुम लोग ध्यान से? हाँ, टॉपिक को इतना आराम से पढ़ा है, उसके बाद भी तुम लोगों ने इसको ऐसे क्वेश्चंस मेरे से पूछ रहे हो। आगे देखते हैं जो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम एक्सप्लेन्स। देखो कभी ये सब नाम मैंने बताया तुम लोगों को? जीमैन क्या है, स्टार्क क्या है, हाइजेनबर्ग क्या है? नो सर। तो नेचुरली इनमें से किसी को भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा होगा, तो नन ऑफ दीज होगा इसका आंसर। बोहर मॉडल ऑफ एटम के सब ड्रॉबैक्स हैं, जीमैन, स्टार्क एंड हाइजेनबर्ग, राइट? चलो ये तो ड्रॉबैक में वैसे भी बताना है, स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, जीमैन क्या होता है, बट फॉर नाउ एटलीस्ट आप इतना तो दिमाग लगाते हैं कि मैंने बोहर थियरी में इनका कभी नाम लिया ही नहीं है, इफेक्ट्स वगैरह के बारे में। चलो आगे देखते हैं। Then the next question that you guys have asked is 35th, उसका है क्या? In an atom, 2 electrons move around the nucleus in circular orbit. R and 4R उसका radius. The ratio of the time taken to complete one revolution. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। इसमें बोल रहा है कि 2 अलग सर्कुलर पाथ है, एक का रेडियस अगर R है तो दूसरे का कितना है? 4R। ये बोला है। तो बेटा बताओ अगर एक का R दूसरे का 4R है तो ये तो कंफर्म हो गया, एक का अगर R है रेडियस और दूसरे का 4R है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि अगर ये N1 है और ये N2 है तो रेडियस का वैल्यू क्या होता है भाई? 0.53 इंटू n²/z। एटम तो सेम ही होगा तो z फिक्स हो गया, तो यानी एक बार R लिख करके मैं 0.53 इंटू n² लिख सकता हूँ, n1², और 4R लिख करके मैं इसी को 0.53 इंटू n2² कर सकता हूँ। तो जब n2/n1 निकालूंगा तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि 4/1 आ जाएगा, यानी n2/n1 का जो रेशियो है 2:1 आएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये n2 स्टेट अपॉन n1 स्टेट का वैल्यू इतना आएगा। क्लियर है सबको? अब लेकिन इसने ये नहीं पूछा, इसने पूछा कि हाँ भाई टाइम जितना लग रहा है इसमें घूमने में, इसमें कितना टाइम लग रहा है घूमने में, मतलब ये रिवोल्यूशन शुरू करके यहाँ तक आने में जो टाइम पीरियड लग रहा है और यहाँ पे जो टाइम पीरियड लग रहा है उसका रेशियो बताओ। यही बोला है ना? तो R:4R का रेशियो बताना है, यानी आपको बताना है T1/T2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्या बेटा टाइम निकालने के लिए क्या आपको फॉर्मूला बेसिक सा नहीं मालूम है, डिस्टेंस बाई स्पीड? बोलो डिस्टेंस कितना होता है जी सर्कल का? 2πr। हाँ, तो मैं T2 लिखना चाहता हूं तो क्या लिख सकता हूं? 2π इंटू उसका रेडियस 4R अपॉन क्या? स्पीड 2π/r। v2। ऐसे ही ना? तो मैं टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला ही लिख देता हूं,
टाइम पीरियड कैन बी रिटन एज 2 पाई आर nth में डिवाइडेड बाई vn, जिसका रेडियस उसी जगह का स्पीड होना चाहिए। अब बताओ r को क्या लिखते हैं हम, r0 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। बेटा v को क्या लिखते हैं, v0 इंटू जेड बाई एन। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं तो टाइम पीरियड क्या आ गया, n ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा उल्टा करके जब मैं करता हूं। तो 2 पाई r0 बाई v0 इंटू एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर, यानी टाइम पीरियड इज इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई, इंटू एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर। ये इसका एक जनरल फॉर्मूला है। तो भाई अगर मेरे को t1 बाई t2 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, k n1 का क्यूब अपॉन z का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई k n2 का क्यूब अपॉन z का स्क्वायर। अब ये z पूरा खत्म हो गया, k खत्म हो गया, आंसर क्या आ गया, n1 बाई n2 का क्यूब। और बेटा n1 बाई n2 की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, 2 बाई 1 की वैल्यू 2:1 है, तो n1 बाई n2 की वैल्यू 1 बाई 2 के पावर 3, कितना आ गया आंसर, 1 बाई 8। कुछ नहीं किया यार, बस मैंने टाइम पीरियड का जनरल एक्सप्रेशन निकाल दिया। टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने बोल दिया कि 2 पाई आर, जिस भी सर्कल पे वो चल रहा है उसका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब जब मैंने ऐसा रखा तो ये आ गया। इस फॉर्मूले को आप डिराइव करके लिखना चाहते हो तो अपने नोटबुक में लिख सकते हो, इट इज अप टू यू, कैन टेक द स्क्रीनशॉट। डन। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। इसके बाद क्या, इसके बाद तो आपने सिर्फ n1 बाई n2 की वैल्यू उठा के रख देनी थी, आंसर आ जाता। हाँ जी, इसके बाद आपने 40th पूछा है, बोहर्स मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ। आंसर है ऐसा कोई भी चीज जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ना हो। जैसे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 11, इसको कभी नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा, इसको कर लेगा, इसको कर लेगा, इसको भी। अब बताओ इसमें कौन सी बड़ी बात थी। ये तो पहला ही लाइन मैंने बोहर थियरी में लिखाया था ना, बोहर मॉडल इज वैलिड फॉर, बोलो किसके लिए वैलिड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। बिल्कुल हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो ये कहाँ से तुमको हाइड्रोजन लाइक दिख रहा है, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन। तो सीधा सीधा क्वेश्चन भी तुम लोग पूछ ले रहे हो, कितना तकलीफ दे रहे हो तुम्हें आइडिया नहीं है मुझे। Now let's talk about this potential energy of an electron in atom is proportional to। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। तो भाई Q1 एंड Q2 जो आपका एटम है, न्यूक्लियस के अंदर अगर Z प्रोटॉन है तो इसका चार्ज ZE, और बाहर जो चार्ज है वो -E है, जहाँ पे E का मतलब कितना होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। तो बेटा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन सर 4 आशुल पाई, कह रहे हैं उसे एडमिट कर लो। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना। दिव्यज, आर यू देयर इन द मीटिंग? चलो देखते हैं। सो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q1 कितना है ZE, Q2 कितना है -E, एंड डिवाइडेड बाई R। तो बताओ प्रोपोर्शनैलिटी पूछूंगा तो क्या बोलूंगा, -ZE स्क्वायर अपॉन R ही तो बोलूंगा ना, ये तो कांस्टेंट ही है।
क्या आंसर आ जाएगा इसका? जेड ई स्क्वायर भाई यार, ये आएगा आंसर इसका। क्लियर ना? Yes, sir. वैसे माइनस अपने आप में ही कांस्टेंट होता है, तो माइनस जेड ई स्क्वायर बाई आर एंड प्लस जेड ई स्क्वायर बाई आर, ये दोनों ही आंसर में गलत इसलिए नहीं है क्योंकि कांस्टेंट के अंदर तो माइनस भी आ सकता है। लेकिन चलो, अगर मेरे को बेस्ट चूज करना है तो आई विल गो विद दिस, क्योंकि ये नेगेटिव साइन भी दिखा रहा है, बस इस वजह से ना। 48 बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, जहाँ पे के की वैल्यू इतनी है, तो क्या दिक्कत है जी इसमें? ये तुम लोग फॉर्मूला नहीं पूछ रहे हो सीधा सीधा? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इसमें तो यार Q1 Q2 में एक में जेड ई आज, अच्छा इसने क्या बोला है? न्यूक्लियस इन द हाइड्रोजन एटम। जब H एटम बोल दिया तो Z की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? K इंटू Q1 E, दूसरा भी इलेक्ट्रॉन भी E है, अपॉन आर स्क्वायर। तो K E स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसका आंसर ये आएगा बी। अब ये Z अननोन के तरह से यहाँ पे यूज करने का कोई मतलब नहीं है ना, तो इसका आंसर आएगा बी। हाँ, डी भी हो सकता था अगर मेरे को जेड नहीं मालूम होता, तो जेड मालूम है तो मैं सीधा सीधा यूज करूंगा ना, इसको क्यों अननोन लिखूंगा? तो बट वैसे भी नीचे आर है सिर्फ। अच्छा हाँ, ये भी बात गलत है, आ रही है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया उसका। ठीक है, तो ऐसे ही खत्म हो गया। तो इसका आंसर ये क्या पूछ रहे हो मतलब तुम लोग, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। क्या क्वेश्चन है ये सब पूछने का? 49 बाई इन विच इनकरेक्ट अबाउट द बोर मॉडल वन। अब देखो, एक इंटरेस्टिंग चीज तुम्हें बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना है। याद करो, अगर हम यूनिट चेंज करते हैं तो वैल्यू बदलती है। जैसे 1 मीटर, जो 1 है वही 100 हो सकता है अगर मैं सेंटीमीटर बना दूं तो, और वही 1000 हो जाता है अगर मैं उसको मिलीमीटर बना दूं तो। आ रहा है बात समझ में? हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि भाई जैसे जैसे मैं यूनिट बदलूंगा वैल्यू बदलती चली जाएंगी। तो ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। तो जो हमारा फोर्स का वैल्यू है, जिसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो बेटा ये जो वैल्यू होती है सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में ये 1 होती है, और एमकेएस में ये वैल्यू आती है 10⁹ ये मैंने आपको बताया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये वैल्यू आती है। और सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगा भाई? न्यूटन की जगह डाइन हो जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है, तो इसको ध्यान रखोगे। तो अगर फोर्स इन सीजीएस सिस्टम लिखना हो तो आपका आंसर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए 1 लिख लेना, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और यही वैल्यू mv स्क्वायर बाई आर के बराबर होगी, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। चलेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे k की वैल्यू कितनी हो गई सीजीएस सिस्टम में? 1। तो ये करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछ रहा है ये, इनकरेक्ट। एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, ये बात तो सही है। याद करो, mvr की वैल्यू h/2 पाई हो सकती है, या 2h/2 पाई हो सकती है, 3h। कहने का मतलब वो कुछ फिक्स वैल्यूज ही हो सकती है। इसी डिस्क्रीट क्वांटिटी में किसी के एग्जिस्टेंस को ही क्वांटाइजेशन बोलते हैं। एग्जिस्टेंस इनटू डिस्क्रीट क्वांटिटीज, मतलब कोई भी रैंडम वैल्यू नहीं होगा, वो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, डिस्क्रीट डिस्क्रीट वैल्यू हो रहा है। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू या तो h/2 पाई हो रही है, या तो 2h/2 पाई हो रही है, एंड सो ऑन। ये सुनो, इसी इसी Yes, फिनोमेना sir. को बोलते हैं बेटा Yes, sir. क्वांटाइजेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
the mass of the proton is इतना times that of electron if the accelerated through a potential difference of 1 volt, the kinetic energy of proton would be. क्या दिक्कत है? कितना आराम से तुमको बेवकूफ बनाया इसने ना। आपको याद करो मैंने क्या समझाया था, जो अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को v वोल्टेज से एक्सेलरेट करता हूं तो उसका जो पोटेंशियल, उसका जो अगर v पोटेंशियल से एक्सेलरेट करूं चार्ज हो तो यहां से यहां आने में जब भी आता है तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाता है q इंटू वी। ये बताया था मैंने। हाँ, क्या इसमें कहीं मास है? कहीं भी No, मास sir. है? तब फिर क्या घटिया सा क्वेश्चन है ये पुराना दे करके आपको डराने की कोशिश कर रहा है। प्रोटॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, तो आंसर होगा इसका भी काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 1 q volt. n। 1 volt. बस 1 वोल्ट से करोगे तो q का वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, इसका आंसर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ रहा है बात समझ में? Yes. Yes, sir. बोलिए बेटा, इज दैट ओके? यस सर। Yes. दिख रहा है ना स्क्रीन सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है? No, sir. No, sir. अब आते हैं देखो ये 53 वाले क्वेश्चन पे। एनर्जी लेवल ABC of certain atom corresponds to increasing value of energy EA, EB, EC, ये तीनों की एनर्जी दी हुई है ABC। अब इनमें देखो पूछ रहा है वेवलेंथ में क्या रिलेशन है। तो अब एक बात बताओ बेटा, क्या मैं बोल सकता हूं कि जो ये गैप है डेल्टा E3 का, क्या ये जो एनर्जी है वो सम हो सकता है इस एनर्जी प्लस इस एनर्जी का? बिल्कुल। क्या मैं लिख सकता था E2 प्लस E1? कैन आई से लाइक दिस? Yes, sir. अब बताओ एनर्जी के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, उस वाले वेवलेंथ का जो भी फोटोन निकल रहा है तो hc बाई लैम्डा 3 कैन आई राइट लाइक दिस इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा 2 प्लस hc बाई लैम्डा 1। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 1 बाई लैम्डा 3 इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा 2 प्लस 1 बाई लैम्डा 1। कितना सिंपल सा आंसर आ गया बेटा। हाँ, अब आप क्या किए होगे, वेवलेंथ जोड़ना शुरू कर दिए होगे। भाई ये तो एनर्जी लेवल्स है ना, तो ये जो गैप है इज इक्वल टू दिस गैप प्लस दिस गैप। वेवलेंथ का थोड़ी ना ऐड कर सकते हो तुम। आगे बात समझ में आई? Yes, sir. अब देखो फिर से अनेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज इतना, अनेशन पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम। एक बात याद रखना बेटा, जब ऊपर से नीचे जाते हैं ना पीरियोडिक टेबल में, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम, जब भी पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाएंगे तो ऐसे केस में बेटा ऊपर से नीचे जाते समय आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो अगर इन्होंने बोला है कि पोटेशियम का 5.48 है तो नीचे वालों का कम होना चाहिए और ऊपर वालों का ज्यादा होना चाहिए। अच्छा नहीं, सोडियम का इन्होंने बोला है 5.48, तो पोटेशियम का कम होना चाहिए। 5.48 से कम वैल्यू कौन सी है? ये वैल्यू, 4.68. ये करेक्ट आंसर होगा। बाकी सब तो इसको याद रखो, अभी आगे चल करके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हम पढ़ेंगे। ऊपर से नीचे जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। सर अगर ऑप्शन में 5 या 4.9 भी होता हो? नहीं देगा ना भाई, वो बेवकूफ थोड़ी ना एग्जामिनर। अपने मन से इमेजिन क्यों करते हो? ओके सर। ऐसे हाइपोथेटिकली अपने आप को ट्रबल में क्यों डालते हो? सर एक बार फॉर्मूला से ही समझा दो। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है अभी फिलहाल। आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला किसके लिए है? बस सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लाइक। क्या सोडियम पोटेशियम हाइड्रोजन लाइक है क्या? नो सर। नो। तब फिर इसका कहां से निकालोगे फॉर्मूला? तो इसलिए मैं बोल रहा था कि पीरियोडिक टेबल का जो ट्रेंड होता है कि ऊपर से नीचे जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है, यानी लिथियम की ज्यादा होगी सोडियम से,
सोडियम की ज्यादा होगी पोटेशियम से। तो मैंने इस बिहाफ पे बोला कि अगर सोडियम का 5.48 होता है तो नीचे जाने पे थोड़ा कम होना चाहिए, कम होने पे मैं ऑप्शन चेक कर रहा था कौन सा है। 2 दिए होते तो वो डेटाबेस क्वेश्चन हो जाता, ऐसा आएगा ही नहीं एग्जाम में। तो लॉजिक बेस्ड है ना क्वेश्चंस तो। आ रहा है बात समझ में? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर आपने क्या बोला कि जैसे जैसे नीचे जाओगे पोटेंशियल घटेगा? आयनेशन एनर्जी घटता है बेटा। पीरियोडिक टेबल में किसी भी ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे जाने पे आयनेशन एनर्जी जनरली घटता है। अच्छा मतलब पीरियोडिक में, ओके ओके, पीरियोडिक टेबल की मैं बात कर रहा था। सॉरी। है ना? चलो यहां तक हो गया। कहां तक पहुंच गए हम लोग? 55 खत्म हो गया ना। अब आते हैं 57, लास्ट क्वेश्चन है ये डिस्कस करने के लिए। 57 क्या है? द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 से 2 में जा रहा है। द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n is equal to 3 to n is equal to 2 in hydrogen atom will emit a greater energy than n is equal to 4 to 3। ये तो गलत बात है ना। ये बोल रहा है कि 2 से 3 ये वाला जो चांस है यहां से यहां, और बोल रहा है 4 से 3। तो आपको मालूम है ना ऊपर वाला गैप छोटा होता जाता है। यस तो ये सर। तो गैप छोटा होता जाएगा, तो जो ये ट्रांजिशन है इसकी एनर्जी ज्यादा होगी इससे, तो ये तो फॉल्स हो गया ना पहला। सर वही तो लिखा है, सही तो लिखा। बोलो। सर सही नहीं है सर, आप वो कह आप रहे हो वही सही नहीं लिखा हुआ। अच्छा ग्रेटर एनर्जी, हाँ सॉरी 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 सॉरी, या इट इज ग्रेटर एनर्जी। मैं कहाँ दिमाग चल रहा है मेरा। सो 3 से 2 में गया तो एनर्जी ज्यादा एमिट करेगा और इससे एनर्जी कम एमिट करेगा। तो इसमें फिर प्रॉब्लम क्या आ रही है? हाँ सर इसका ए नहीं होना चाहिए बस। यस सर, मतलब सही होना चाहिए। देखो बेसिकली आप क्या बोलोगे भाई, मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो आप बोलोगे कि सर सिंपली अगर मैं एनर्जी से निकालूं तो E3 माइनस E2 वैल्यू इज हाई एज कंपेयर टू E4 माइनस E3, यही बोलोगे ना? सर लेकिन इसका इनडायरेक्ट एक्सप्लेनेशन ये भी तो है कि E3 और मतलब N3 और N2 न्यूक्लियस के पास है N4 से, तभी वो ज्यादा एनर्जी देता है। देखो तो बेटा ये तो नहीं, मेरी बात सुनो। 3 एंड 2 न्यूक्लियस के पास तो है, दोनों की एनर्जी ज्यादा है, बट डिफरेंस ज्यादा क्यों होगा? जैसे मान लो मैं बोलूं कि एनर्जी एक का 70 है, -70, और एक का है -60 पॉइंट, मान लो 60 है, तो डिफरेंस कितना आया 10 का। मैं बोल दूं कि भाई न्यूक्लियस से थोड़ा दूर था तो एनर्जी -40 है एक की और दूसरे की है -20, तब तो यहाँ का गैप 20 आ जाएगा, तो फिर हिसाब से ये आंसर हो जाएगा। इसका इससे डायरेक्ट लेना देना नहीं है, बल्कि करेक्ट लेना देना किसका है? E3 माइनस E2 की वैल्यू सर ग्रेटर होगी E4 माइनस E3 से। डिफरेंस इन, या तो अगर ऑप्शन में ये लिखा होता डिफरेंस इन एनर्जी सक्सेसिव एनर्जी डिक्रीजेस व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो समझ में आता है। क्लोजर टू द न्यूक्लियस से क्या बोल रहे हैं, उससे क्या मतलब है उसका? तो सिंपल सा बात क्या है कि भाई एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा है, इस वजह से ज्यादा एनर्जी का फोटोन निकलेगा ना। ये है Yes, sir. इसका एक्सप्लेनेशन। तो अब क्लोजनेस वाइज ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, 3 and 2 आर क्लोजर टू द न्यूक्लियस देन 4, ये स्टेटमेंट वाइज करेक्ट है, बट ये इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना है। तो उस हिसाब से ऑप्शन मैच करा लो। आगे बात समझ में? यस सर। यस। चलो भाई, सो वी आर डन विद दिस होल वर्कशीट। एक्सक्यूज ओके मी सर, हाँ, फिर एक बार 39 क्वेश्चन का थर्ड फोर्थ पार्ट भी बता दो। 39 क्वेश्चन का कौन सा बताना है? थर्ड एंड फोर्थ पार्ट?
थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अच्छा चलो, what fraction of velocity of light is the velocity of an electron in ground state of hydrogen atom? बताओ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट में कितना होगा? 2.16 इंटू 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड z बाई एन। तो z की वैल्यू 1 है और उसकी वैल्यू 1 है। ये आ गया वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राउंड स्टेट। एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है भाई? 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब भाई दोनों का रेशियो ले लो, फ्रैक्शन पूछा है ना। VH बाई C की वैल्यू कितनी हो गई? 2.16 अपॉन 3, और 6 एंड 8 अगर आप कटाओगे तो नीचे 100 बच जाएगा। तो फ्रैक्शन का आंसर क्या आएगा? 2.16 अपॉन 300। अब ये सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा वही। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इन बोर्स ऑर्बिट? ये तो बताया ना अभी, तो समझाया इसको कि जिस जगह पे रिवॉल्व कर रहा है तो यार टाइम निकालना हो तो बड़ा आसान सा नहीं है भाई। हमें मालूम है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। और टाइम निकालना हो तो क्या बोलोगे? डिस्टेंस बाई स्पीड। अब डिस्टेंस कितना कर रहा है ये? 2πr, और इसका स्पीड कितना है? v। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2πr बाई v। अब r की वैल्यू v की वैल्यू नहीं मालूम है क्या आपको? r निकाल लोगे ना, कौन सी जगह का पूछ रहा है? हाँ, यस सर। और v भी निकाल लोगे। ध्यान रखना यूनिट अच्छे से। ये आंसर एंगस्ट्रॉम में आए तो इसको मीटर में चेंज कर लेना, -10 मीटर, ताकि दोनों एसआई यूनिट में आए तो आंसर सेकंड में आएगा। तो यूनिट गलत करोगे तो फिर सब गलत हो जाएगा। हो एक्सक्यूज जाएगा? मी सर। हाँ, सर आप एक बार बता सकते हो कौन सी कलर कौन से स्पेक्ट्रल लाइन पे आता है? कौन सी कलर में कौन सा स्पेक्ट्रल लाइन आता है? सर जैसे रेड कलर होता है, फिर ग्रीन ब्लू, वो कौन कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन होती है? मैं अभी समझा देता हूँ, ठीक है। फिलहाल ये बताओ, फिफ्थ वाले में हाउ मेनी टाइम्स इन 1 सेकेंड डज एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल अराउंड द न्यूक्लियस इन बोरा? तो बताओ, अगर आपको टाइम पीरियड मिल जाए जो ऊपर वाले में जैसे मैंने बताया 2πr/v, ये टाइम पीरियड, तो 1 सेकंड में कितनी बारी चक्कर लगा रहा है नहीं निकाल लोगे भाई। आप मान लो n चक्कर लगा रहा है एक बार 1 सेकंड में, तो n चक्कर लगा रहा है और एक चक्कर लगाने में टाइम इसका कितना लग रहा है? t। तो टोटल टाइम उसने कितना कंज्यूम किया? n इंटू टी, कैपिटल टी यहाँ पे। और ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? 1 सेकंड के। तो बेसिकली नंबर ऑफ चक्कर इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। ये इसका आंसर आता है। मतलब 1 अपॉन टाइम पीरियड करोगे तो यही तो नंबर ऑफ चक्कर आता है इन अ सेकेंड, उसी को तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो टाइम पीरियड निकाल लो और 1/t कर दो, उसका आंसर आ जाएगा। हो जाएगा ना? हाँ, यस सर। चलो, दैट्स इट। अब वर्कशीट में कोई और डाउट तो नहीं है? आई गेस मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया तुम लोग को जितने इंपॉर्टेंट थे। अब आ जाओ, यशस ने जो क्वेश्चन पूछा है, सॉरी आशमन ने पूछा है कि सर वो जो कलर्स हैं उसको। तो पहली बात ये समझो कि जैसे मैं अभी समझा रहा था आप लोगों को कि इनफाइनाइट है, फिर उसके बाद क्या है? सिक्स, मैं सीधा सिक्स पे आ जाता हूँ। फिर फिफ्थ एनर्जी लेवल है, फिर 4 है बेटा, फिर 3 है, फिर 2 है। मुझे थोड़ा ये स्पेस बढ़ाते जाना है। और फिर 1 है। तो बेटा यहाँ पे जो आती है n इज इक्वल टू 1 में, कहीं से इलेक्ट्रॉन जंप करके 1 में आए, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी लाइंस बनते हैं इन सभी को क्या बोलते हैं हम? लाइमंस की लाइन। मतलब जब ये फोटोन निकालेंगे, वो फोटोन प्रिज्म से पास होगा, जा करके पर्दे पे गिरेगा, तो जहां वो लाइन क्रिएट करेगा वो उसकी लाइन। जितने अलग वेवलेंथ उतने अलग लाइंस। तो ये लाइमन की लाइंस हाइड्रोजन के लिए, इनकी एनर्जी अगर आप कंपेयर करोगे तो ये बेटा हायर एनर्जी है। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विजिबल का रेंज के बाहर होता है। तो बताओ विजिबल से ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? अल्ट्रावायलेट की।
उससे कम किसकी होती है? इंफ्रारेड की होता है ना। तो ये Yes, sir. पूरी लाइमन की लाइन किस में आती है? अल्ट्रावायलेट में। जबकि बामर वाली जो लाइन है, यानी n इज इक्वल टू 2 में रुकने वाली जो लाइंस है, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी 2 में आ जाए, ये होती है बामर्स की लाइन। कितनी लाइंस है बामर में? इन्फिनाइट है भाई। अरे 5 से 2 में आया, 6 से आया, फिर 7 से आया, फिर 8 से आया, फिर 9 से आया, ऐसे करके इन्फिनाइट से। तो जो पहली लाइन होती है बामर की वो रेड कलर की होती है, जो सेकंड लाइन होती है वो ब्लू होती है, थर्ड वाली ग्रीन होती है, चौथी वाली वॉयलेट होती है। यही है बस। इसलिए बोलते हैं कि बामर ही सीरीज ऐसी है जिसमें विजिबल मिलता है और बाकी किसी में विजिबल नहीं मिलता है। बामर में विजिबल भी होता है, इन अल्ट्रावायलेट के भी पार्ट्स आते हैं इसके अंदर, बट विजिबल सिर्फ और सिर्फ बामर में ही मिलता है। पास्चन इसके ऊपर वाला चले जाओगे तो एनर्जी गैप बहुत कम हो जाता है, यानी जो 3 में रुकने वाले हैं उनके एनर्जी गैप बहुत कम हो जाता है। तो जिसके वजह से बेटा ये इंफ्रारेड रीजन में चले जाते हैं, IR स्पेक्ट्रम। आ गया आसमान समझ में? Yes, sir. Thank you. चलो, so we are done with the doubt section now. All the best for tomorrow's exam. Excuse me, sir.